हेलो, मैं हूं कुलदीप चौधरी। आप देख रहे हैं केडी क्लासेस। वेलकम टू द केडी क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं नर्वस सिस्टम के ऊपर। क्या क्या आता है नर्वस सिस्टम के ऊपर बात करें हम, तो सबसे पहले बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो नर्वस सिस्टम होता है इसको 2 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। 2 टाइप होते हैं नर्वस सिस्टम के मेनली। एक तो होता है सीएनएस, एक होता है पीएनएस। सीएनएस की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वहीं पीएनएस की फुल फॉर्म होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सीएनएस होता है, सीएनएस के 2 पार्ट आते हैं। सीएनएस के 2 टाइप होते हैं। एक तो आता है सीएनएस के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। वहीं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है इसके दो टाइप होते हैं। एक तो होता है एएनएस, एक होता है एसएनएस। एएनएस को हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वहीं एसएनएस को हम बोलते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, वहीं जो एएनएस होता है, फिर जो एएनएस है उसको उसके अंदर 2 टाइप आते हैं। कौन से? एक तो आता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। वहीं जो एसएनएस होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, इसके 2 टाइप आते हैं। कौन से? इसके अंदर एक तो आते हैं स्पाइनल नर्व, एक आते हैं क्रेनियल नर्व। यानी कि स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व किसके अंदर आते हैं? तो वो आते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। वहीं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम किसके अंदर आता है? तो वो आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर। बात करें स्पाइनल नर्व की, स्पाइनल नर्व कितनी होते हैं? तो जो स्पाइनल नर्व होती हैं, यहाँ पे जो स्पाइनल नर्व होती हैं वो 31 पेयर होते हैं। कितनी पेयर होती हैं? 31 पेयर नर्व होती हैं। ये कौन सी होती हैं? तो ये होती हैं C8, T12, L5 और S5 और कॉक्सिक्स 1। सर्वाइकल 8 होते हैं, थोरेसिक 12 होते हैं, लंबर 5 होते हैं, सैक्रल रीजन के अंदर 5 होती हैं और कॉक्सिजियल रीजन के अंदर एक स्पाइनल नर्व होती है। तो कितनी होगी? 20 और 10, 30, 31 पेयर्स के रूप में प्रेजेंट होंगे, यानी कि इनके डबल मिलेंगे। 31 पेयर्स होते हैं। वहीं जो क्रेनियल नर्व होते हैं, क्रेनियम के अंदर जो नर्वस ओपन होते हैं वो होते हैं 12 पेयर। कितनी पेयर? 12 पेयर। स्पाइनल नर्व कितनी थी? 31 पेयर, जबकि क्रेनियल नर्व कितनी है? 12 पेयर। ओके, अब हम बात करते हैं नर्व सिस्टम के अंदर सेल्स के बारे में। सेल ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्व सिस्टम के अंदर कौन सी सेल प्रेजेंट होती हैं? सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम होता है इसके अंदर 2 टाइप की सेल प्रेजेंट होती है। कितने टाइप की? 2 टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट होती हैं। कौन सी होती हैं? 2 टाइप की। तो एक तो होती है न्यूरॉन और दूसरी होती है न्यूरोगलिया। न्यूरोगलिया या फिर इसका दूसरा नाम होता है गलियल सेल के नाम से जानते हैं। ओके, जो नर्वस सिस्टम होता है इसके अंदर 2 टाइप की सेल प्रेजेंट होती हैं। एक तो प्रेजेंट होती है न्यूरॉन और दूसरी सेल प्रेजेंट होती है न्यूरोगलिया या फिर जिसका अनदर नेम इज गलियल सेल। अब हम बात करें न्यूरॉन के ऊपर। बात करें स्ट्रक्चर की, न्यूरॉन होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? कुछ न्यूरॉन की इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है। जो न्यूरॉन होता है ये क्या होती है? ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं नर्व सिस्टम की। क्या होती है? फंक्शनल यूनिट होती है नर्व सिस्टम की।
न्यूरॉन जो होती है वो फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की, फंक्शनल यूनिट। वहीं जो न्यूरॉन होता है इसके 3 टाइप होते हैं। देखो जो ये तो है, इस एरिया को तो हम बोलते हैं क्या, सेल बॉडी। और जो ये सेल बॉडी के ऊपर ये दिखाई दे रहे हैं इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। और इस एरिया को हम आगे वाले को बोलते हैं क्या, एक्सॉन। एक्सॉन के नाम जानते हैं। जो सेल बॉडी होती है, इस सेल बॉडी के अंदर क्या क्या भरा रहता है, तो इस सेल बॉडी के अंदर ये तो होता है न्यूक्लियस। इसके अलावा जो ये साइटोप्लाज्म होता है जो सेल के अंदर, जो यहाँ पे न्यूरॉन के अंदर होगा उसको हम बोलेंगे न्यूरोप्लाज्म। इसके अलावा इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अलावा 2 खास स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर जिनका नाम होता है क्या, एक को तो बोलते हैं हम न्यूरोफिब्रिल्स, एक होती है निसल्स ग्रेन्यूल्स। कौन से 2 स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो होती है न्यूरोफिब्रिल्स, एक होते हैं निसल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। वहीं डेंड्राइट्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है, जबकि जो एक्सॉन होगा, एक्सॉन के अंदर ये एब्सेंट होते हैं। क्या काम करते हैं, जो निसल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं इनके अंदर राइबोसोम होता है जो कि रेस्पॉन्सिबल करता है किसके लिए, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ये, प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। वहीं जो न्यूरोफिब्रिल्स होंगे, जो ये प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है निसल्स ग्रेन्यूल्स, उनको ये ट्रांसपोर्ट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह। उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होंगे, न्यूरोफिब्रिल्स। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हुआ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन। सिंथेसिस कौन कर रहा है प्रोटीन का, निसल्स ग्रेन्यूल्स। जब ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं कौन से स्ट्रक्चर, न्यूरोफिब्रिल्स, न्यूरॉन के अंदर। जो ये न्यूरोफिब्रिल्स और निसल्स ग्रेन्यूल्स सेल बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, डेंड्राइट्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो एक्सॉन होता है इसके अंदर एब्सेंट होते हैं ये। वहीं आगे बात करें, जो ये होता है ये इसको बोलते हैं अपन माइलिन शीट। इस वाले हिस्से को बोलते हैं अपन माइलिन शीट। और जो माइलिन शीट होती है इसके बीच में जो स्पेस होता है इसको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेन्यूवर। नोड्स ऑफ रेन्यूवर बोलते हैं इसको। वहीं जो माइलिन शीट होता है इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोलेमा बोलते हैं। ये जो माइलिन शीट है इसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोलेमा। जिसको हम न्यूरोलेमा बोलते हैं। जो ये सेल वहीं जो इसके अंदर जो था सेल बॉडी के अंदर जो साइटोप्लाज्म था उसको हमने क्या नाम दिया, न्यूरोप्लाज्म दिया। जबकि जो एक्सॉन के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, एक्सॉन के अंदर जो फ्लूइड रहता है उसको साइटोप्लाज्म होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, एक्सोप्लाज्म। इसको हम बोलेंगे एक्सोप्लाज्म। और जो इनिशियल पार्ट होता है एक्सॉन का इसको हम बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। और जो ये एक्सोप्लाज्म होता है इसको भी एक मेम्ब्रेन अंदर की तरफ कवरिंग प्रोवाइड करती है, मेम्ब्रेन होती है जो कवर करके रखती है इसको, उसको हम बोलते हैं एक्सोलेमा। क्या बोलते हैं, एक्सोलेमा। देखो एक्सोलेमा तो क्या है, जो ये एक्सॉन के अंदर जो साइटोप्लाज्म है इसको जो एक्सोप्लाज्म बोलते हैं जिसको, इसको कवर करके रखता है। जबकि जो न्यूरोलेमा होता है, न्यूरोलेमा किसको कवर करके रखता है, माइलिन शीट के बाहर की तरफ होता है। ये माइलिन शीट होती है जो फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती हैं। और जो 2 माइलिन शीट के बीच में जो स्पेस होता है इसको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेन्यूवर नाम से जानते हैं। और जो ये डेंड्राइट्स होते हैं, इस डेंड्राइट्स के अंदर यहाँ पे क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। जो कोई भी इंफॉर्मेशन होगी उसको ये रिसीव करेंगे और किसकी तरफ भेजेंगे, ये भेजेंगे सेल बॉडी की तरफ ट्रांसफर करेंगे ये रिसेप्टर। जबकि जो टर्मिनल पार्ट होता है एक्सॉन का, टेलोडेंड्रिया बोलते हैं जिसको, और टेलोडेंड्रिया का भी टर्मिनल पार्ट होता है जिसको अपन वेसिकल बोलते हैं। इस वेसिकल के अंदर यहाँ पे वेसिकल होते हैं, इस वेसिकल के अंदर यहाँ पे फ्लूइड भरा था जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। तो यहाँ पे तो होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर और यहाँ पे होते हैं रिसेप्टर। न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ये इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम करते हैं, जबकि रिसेप्टर होता है ये क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन का रिसीव करेंगे। तो यहाँ पे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर।
वहीं एक बात करें जो डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट्स के अंदर एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है कोलिनेस्टरेज एंजाइम। क्या नाम होता है? कोलिनेस्टरेज एंजाइम नाम होता है इसका। जो कोलिनेस्टरेज एंजाइम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। क्या होता है? इस न्यूरोट्रांसमीटर का टाइप होता है एसिटाइलकोलिन। और ये जो कोलिनेस्टरेज एंजाइम होता है जो कि डेंड्राइट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ये जो उस न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर जो एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है, एसिटाइलकोलिन, उसका मेटाबॉलिज्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ एसिटाइलकोलिन। ओके, अब हम आगे बात करने वाले हैं न्यूरॉन पढ़ लिया। जो न्यूरॉन होता है इसके अंदर क्या होता है? सेंट्रोसोम नहीं प्रेजेंट होता, जिसके कारण से क्या होगा कि सेल के इस न्यूरॉन के अंदर रीजनरेशन की पावर नहीं होती। इसीलिए जो एक न्यूरॉन होता है वो डैमेज होने के बाद में क्या होता है? रिपेयर नहीं होता। जबकि जो न्यूरोगलिया सेल होती है, ये जो न्यूरोगलिया सेल होती है इसके अंदर सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। अगर इसके अंदर सेंट्रोसोम प्रेजेंट हुआ तो क्या हुआ? सेल के अंदर क्लासिफाई हुआ, सेल के अंदर डिवीजन होगा, और सेल के अंदर डिवीजन होता है तो वहाँ पे क्या होते हैं? कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। तो न्यूरॉन के अंदर कभी भी कैंसर नहीं होती क्योंकि इसके अंदर सेंट्रोसोम नहीं प्रेजेंट होता। सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होगा तो इसके अंदर रीजनरेट की पावर नहीं होती, सेल के क्लासिफाइड डिवीजन नहीं होता, और डिवीजन नहीं होता तो इसके कैंसर फॉर्मेशन की वो नहीं होती, पॉसिबिलिटी नहीं होती। जबकि इसके अंदर सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है न्यूरोगलिया सेल। न्यूरोगलिया सेल होती है सपोर्टिव सेल होती है न्यूरॉन की, इसके अंदर क्या? सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। सेंट्रोसोम प्रेजेंट होगा तो क्या? ये रेस्पॉन्सिबल होता है सेल के डिवीजन के, यानी कि ये रीजनरेट, अगर डैमेज होगी तो वो रीजनरेट करा देगा। तो इसके अंदर अगर सेंट्रोसोम प्रेजेंट हुआ तो ये क्या? इसके अंदर कैंसर फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी रहती है। तो न्यूरॉन के अंदर क्या है? सेंट्रोसोम एब्सेंट रहता है, इसीलिए जो न्यूरॉन होता है इसके अंदर रीजनरेशन पावर नहीं होती। अब बात करते हैं अपन न्यूरोगलिया की। न्यूरोगलिया या फिर गलियल सेल के नाम से जानते हैं इसको। जो न्यूरोगलिया या फिर गलियल सेल होती हैं ये क्या होती हैं? ये सपोर्टिव सेल होती हैं न्यूरॉन की। जो न्यूरॉन जो सेल था इसका सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिव सेल होती हैं ये क्या होती हैं? सपोर्टिव सेल। सपोर्टिव सेल ऑफ न्यूरॉन। ये क्या है? नंबर्स के अंदर इस न्यूरॉन से ज्यादा होते हैं न्यूरोगलिया सेल, मोर इन नंबर देन न्यूरॉन। ये जो सेल होते हैं ये इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होती, नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन। ओके, और ये जो न्यूरोगलियल सेल होते हैं इसके अंदर क्या होता है? सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है इसके कारण से क्या? कैंसर फॉर्मेशन होने की पॉसिबिलिटी इसके अंदर रहती है। ये डिफरेंट होती है न्यूरॉन सेल बिकॉज सेंट्रोसोम आर प्रेजेंट इन द न्यूरोगलियल सेल। इट इज डिफरेंट फ्रॉम न्यूरॉन बिकॉज सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट होता है इसके अंदर, जिस कारण से सेल डिवीजन पॉसिबल रहता है। तो सेल डिवीजन पॉसिबल होगा वहां पे कैंसर फॉर्मेशन की चांसेस रहते हैं। अगर वो पूछे कि मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सी होती है? मोस्ट कॉमन ब्रेन कैंसर इन अडल्ट के अंदर बात करें, मोस्ट कॉमन ब्रेन कैंसर इन अडल्ट। अडल्ट के अंदर सबसे ज्यादा ब्रेन कैंसर होने वाली कौन सी कैंसर है ब्रेन की? तो वो होती है ग्लायोमा। ग्लायोमा होता है। जबकि वही चिल्ड्रन की पूछे कि मोस्ट कॉमन ब्रेन कैंसर कौन सी होती है बच्चों के अंदर इन चिल्ड्रन, तो वो होगी मेडुलोब्लास्टोमा। क्या नाम है उस कैंसर का? मेडुलोब्लास्टोमा।
यहाँ पे अडल्ट के अंदर पूछा मोस्ट कॉमन ब्रेन की कैंसर, वो तो होगी ग्लायोमा। अगर वो चिल्ड्रन के अंदर पूछे मोस्ट कॉमन ब्रेन कैंसर, तब होगी मेडुलोब्लास्टोमा। ओके, अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स होते हैं। न्यूरोग्लियल सेल होती है, इसके टाइप होते हैं, जबकि न्यूरॉन का कोई टाइप नहीं होता, इसके अंदर कोई टाइप्स नहीं होते, इसके अंदर टाइप्स होते हैं। इसके अंदर न्यूरोग्लियल सेल होती है। बात करें इसके टाइप्स की, तो इसके अंदर 6 टाइप की न्यूरोग्लियल सेल प्रेजेंट होते हैं। कितने टाइप की? 6 टाइप की न्यूरोग्लियल सेल के 6 टाइप होते हैं। कौन से? तो इसके अंदर CNS की होती हैं और PNS न्यूरोग्लियल सेल होती हैं। CNS न्यूरोग्लियल सेल कितनी होती हैं? तो वो होते हैं 4 तो होते हैं CNS न्यूरोग्लियल सेल, और 2 होते हैं PNS न्यूरोग्लियल सेल। 2 होते हैं PNS न्यूरोग्लियल सेल। बात करें 4 CNS की न्यूरोग्लियल सेल कौन से होती हैं और PNS की कौन सी होती हैं। फिर से देख लेते हैं हम टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लियल सेल। तो इसके 6 टाइप होते हैं। जो न्यूरोग्लियल सेल थी, जिसका दूसरा नाम था ग्लियल सेल, इसके कितने टाइप हैं? 6 टाइप होते हैं, जिसमें से 4 सेल तो CNS की होती हैं, CNS न्यूरोग्लियल सेल होती हैं, और 2 सेल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की होती हैं, PNS की 2 सेल होती हैं। तो इसके अंदर 4 तो CNS न्यूरोग्लियल सेल होती हैं, ग्लिया सेल होती हैं, और 2 PNS की न्यूरोग्लिया सेल होती हैं। CNS की वो 4 न्यूरोग्लिया सेल कौन सी होती हैं? तो उनके नाम है एस्ट्रोसाइट। एक तो होती है एस्ट्रोसाइट, दूसरी का नाम है ओलिगोडेंड्रोसाइट, एक होती है माइक्रोग्लियल सेल, और एक होती है एपेंडाइमल सेल। देखो CNS की 4 CNS न्यूरोग्लियल सेल कितनी होती है? 4 होती हैं 6 में से। कौन सी होती है? एक तो होती है एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोग्लियल सेल और एपेंडाइमल सेल। वहीं जो PNS की न्यूरोग्लियल सेल होती हैं वो कितनी होती हैं? 2 होती है नंबर के अंदर। कौन सी होती हैं? एक होती है स्वान सेल, एक होती है सैटेलाइट सेल। ओके, कौन सी होती हैं? एक होती है स्वान सेल और एक होती है सैटेलाइट सेल। ब्रीफ डिस्कशन की बात करें तो जो एस्ट्रोसाइट सेल होती है ये लार्जेस्ट न्यूरोग्लियल सेल होती है। क्वेश्चन पूछे कि लार्जेस्ट न्यूरोग्लियल सेल कौन सी होती है, विच इज द लार्जेस्ट न्यूरोग्लियल सेल, देन आंसर विल बी एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट होते हैं, ये क्या होती है? लार्जेस्ट न्यूरोग्लियल सेल होते हैं। ये लार्जेस्ट न्यूरोग्लियल सेल होते हैं। शेप की बात करें इसकी तो ये स्टार शेप्ड की होती हैं। वहीं लार्जेस्ट तो हो गया एस्ट्रोसाइट सेल, वहीं अगर स्मॉलेस्ट पूछे सबसे छोटी न्यूरोग्लियल सेल कौन सी होती है तो वो माइक्रोग्लियल सेल। माइक्रोग्लियल सेल क्या होगी? स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लियल सेल रहेगी। ये क्या होती है? स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लियल सेल होती है। न्यूरोग्लिया सेल होती है। बात करें जो एस्ट्रोसाइट सेल होती है, एस्ट्रोसाइट सेल क्या करती है? इसके अलावा ये ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन करती है। ब्लड ब्रेन बैरियर का मतलब BBB, ट्रिपल B। ब्लड ब्रेन बैरियर का मतलब होता है कि हार्मफुल सब्सटेंस को ब्लड से ब्रेन के अंदर एंट्री को प्रिवेंट करती है, उससे रोकती है। वहीं इसके अलावा ये जो ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल होती है ये माइलिनेशन करती है। किसके अंदर माइलिनेशन करेगी? न्यूरॉन का। किसके अंदर? CNS के, तो CNS के अंदर करेगी। माइलिनेशन का मतलब माइलिन शीट का फॉर्मेशन करना है। हमने पढ़ा था कि एक्सॉन के ऊपर ऐसे होता है, इसको बोलते हैं माइलिन शीट, और 2 माइलिन शीट के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनेवर। तो हमें अब बात करते हैं सबसे पहले अलग अलग की बात करें एस्ट्रोसाइट सेल की। एस्ट्रोसाइट सेल क्या बताया था कि लार्जेस्ट न्यूरोग्लियल सेल होती है।
जो न्यूरोगलिया है इसकी लार्जेस्ट सेल होती है, ये क्या होती है, लार्जेस्ट न्यूरोगलिया सेल। इसके अलावा इसकी शेप क्या बताई थी, इसकी शेप होती है वो स्टार शेप्ड की होती है। स्टार शेप्ड सेल होती है। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, एस्ट्रोसाइट सेल होती है। ये रेस्पॉन्सिबल होती है, फॉर्मेशन करती है ब्लड ब्रेन बैरियर का, ट्रिपल बी का फॉर्मेशन करती है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ, इसका फॉर्मेशन ब्लड ब्रेन बैरियर का। जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ट्रिपल वी। किसका फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, एस्ट्रोसाइट सेल ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन करती है। अब ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है, ये बैरियर क्या काम, बैरियर का मतलब रोकता है, जो प्रिवेंट करता है किसको, एंट्री को। कहीं भी बैरियर लगा दिया यानी कि इससे आगे नो एंट्री है वहाँ पे, तो बैरियर क्या करेगा, जो हार्मफुल सब्सटेंस होंगे अपने ब्लड के अंदर जो होते हैं उनको ब्रेन के अंदर जाने से प्रिवेंट करेगा। ठीक है, आगे बात करें हम, इसके अलावा इसका क्या काम होता है, तो ये मेंटेन करता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को। सेल होती है, इसके अंदर दो फ्लूइड होते हैं, एक तो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ECF, एक होता है ICF इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ये जो एस्ट्रोसाइट होता है ये सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर सोडियम की इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। और ये सेल है एस्ट्रोसाइट की, तो किसके अंदर मेंटेन करेगी, CNS के अंदर। क्या करती है, ये जो सेल के अंदर दो फ्लूइड होते हैं, एक तो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सेल के बाहर की तरफ, एक होता है सेल के अंदर, उसको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसके अंदर जो एस्ट्रोसाइट सेल होगी ये सोडियम की कंसंट्रेशन को मेंटेन कर रखेगी, कहाँ पे, CNS के अंदर, जबकि PNS के अंदर अलग सेल होगी। आगे हम बात करेंगे। तो ये क्या काम करती है, मेंटेन करती है। इट ऑल्सो मेंटेन, किसको मेंटेन करती है, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम को मेंटेन करती है। ऑल्सो मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, कहाँ पे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। किसके अंदर, वो भी CNS के अंदर, इन CNS। फिर से देते हैं एस्ट्रोसाइट सेल। एस्ट्रोसाइट सेल न्यूरोगलिया की CNS की सेल है। ये क्या है, सबसे बड़ी सेल होती है न्यूरोगलिया सेल की, लार्जेस्ट न्यूरोगलिया सेल होती है। शेप की बात करें तो स्टार शेप्ड की होती है। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है ये रेस्पॉन्सिबल होती है ब्लड ब्रेन बैरियर की फॉर्मेशन के लिए। ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है ये क्या करता है, अपने ब्रेन के अंदर हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उनकी एंट्री को रोकता है, उनको नहीं जाने देता, बैरियर का काम करता है, नो एंट्री है ब्रेन के अंदर। वहीं इसके अलावा ये क्या काम करता है, जो सेल होती है अपनी, इस सेल के अंदर दो फ्लूइड होते हैं, एक तो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इस सेल के बाहर, एक इस सेल के अंदर होता है जिसको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर ये एस्ट्रोसाइट होगा, ये क्या करेगा, ये सोडियम की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखेगा। और कहाँ पे रखता है, CNS के अंदर, क्योंकि ये सेल CNS की है। आगे हम बात करें एस्ट्रोसाइट सेल होगी, दूसरी बात करें ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। नेक्स्ट सेल है कौन सी, ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल होती है, ये रेस्पॉन्सिबल होती है माइलिनेशन करने का। देखो पहले न्यूरॉन की स्ट्रक्चर बताते हैं फिर से। ये देखो ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन के अंदर इस पार्ट को हमने क्या कहा था, सेल बॉडी है। ये तो न्यूरॉन के तीन पार्ट बताए थे, सेल बॉडी, ये वाला हिस्से को बोलता है डेंड्राइट्स है,
और ये जो बाकी बचा हिस्सा है इसको हम बोलते हैं एक्सोन। तो ये जो ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल है ये क्या चीज है, ये है माइलिन शीट। और माइलिन शीट होती है, माइलिन शीट का काम क्या होता है, जब भी ये इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है तो ये क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को कंप्लीट और फास्ट ट्रांसमिट करेगा। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर कंप्लीट एंड फास्ट इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ये माइलिन शीट न्यूरॉन के ऊपर। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है माइलिन शीट, फॉर कंप्लीट एंड फास्ट इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब जो सीएनएस के जो न्यूरॉन होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसके अंदर आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, वहां पे जो न्यूरॉन होते हैं उसके अंदर जो ये माइलिन शीट है इसका फॉर्मेशन करता है कौन, यही ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल ही करती है। समझ में आ गया, यही सेल ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल होगी जो न्यूरॉन जो सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन आगे पीछे स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे जितने भी न्यूरॉन है उसके अंदर माइलिनेशन का काम, माइलिनेशन बोले तो फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट, उसका काम ओलिगोडेंड्रोसाइट करता है। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है पीएनएस, पीएनएस के अंदर ये काम कौन सा सेल करती है, वो हमने बताया था, एक नाम था स्वान सेल, वो स्वान सेल करती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल पार्ट है जहाँ पे जितने भी वो न्यूरॉन्स हैं उसके अंदर जो माइलिन शीट का फॉर्मेशन कौन करेगी, स्वान सेल। जबकि सीएनएस के न्यूरॉन के अंदर ओलिगोडेंड्रोसाइट इस माइलिन शीट का फॉर्मेशन करती है। किससे मिलकर बनी होती है, तो ये बंडल्स होते हैं फॉस्फोलिपिड के। किसके बंडल होते हैं, बंडल ऑफ फॉस्फोलिपिड। ओके, अब हम आगे बात करें नेक्स्ट सेल है माइक्रोग्लियल सेल। जो एस्ट्रोसाइट सेल थी वो तो क्या थी, सबसे बड़ी सेल थी न्यूरोग्लिया की। जो न्यूरोग्लिया सेल होती है उसकी सबसे बड़ी सेल थी एस्ट्रोसाइट सेल, जबकि जो माइक्रोग्लियल सेल होती है वो इस न्यूरोग्लियल सेल की सबसे छोटी सेल होती है, स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लिया सेल होती है ये किसकी तरह काम करती है, अपनी जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स जिस प्रकार से अपनी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी होती है उसी प्रकार से न्यूरॉन्स की इम्यूनिटी की तरह काम करती है सेल। माइक्रोग्लियल सेल न्यूरॉन्स को हार्म होने से प्रिवेंट करती है कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर से। तो ये किसकी तरह काम करती है, दिस सेल परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम का कार्य करती है। और यह एग्जाम्पल होता है टिश्यू मैक्रोफेज का। टिश्यू मैक्रोफेजेस का एग्जाम्पल होता है किसके अंदर, सीएनएस के अंदर, क्योंकि ये सीएनएस की सेल होती है, जबकि पीएनएस के अंदर स्वान सेल होगी। तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू मैक्रोफेजेस। ऑफ सीएनएस। इसके अलावा ये जो न्यूरॉन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन है उसके अंदर जो फेगोसाइटोसिस का काम करेगी, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे जो उस न्यूरॉन को हार्म कर सकते हैं उसको फेगोसाइटोसिस एंगल्फ कर लेगी अपने अंदर, तो उसका काम करती है माइक्रोग्लियल सेल। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फेगोसाइटोसिस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑफ सीएनएस, सीएनएस के अंदर करती है, जबकि पीएनएस के अंदर वही स्वान सेल करेगी। तो इतना कंप्लीट हो गया। सबसे लार्जेस्ट सेल थी न्यूरोग्लिया की, कौन सी थी, वो थी एस्ट्रोसाइट सेल। जबकि सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है, माइक्रोग्लियल सेल सबसे छोटी होती है न्यूरोग्लिया की। और ये सेल है, ये सेल क्या करेगी, न्यूरॉन के अंदर इम्यून सिस्टम की तरह काम करेगी, हार्मफुल सब्सटेंस से प्रोटेक्ट कराने का काम करेगी ये। तो दिस सेल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम का कार्य करेगी ये। इसके अलावा ये एग्जाम्पल होता है टिश्यू मैक्रोफेजेस का, किसके अंदर, सीएनएस के अंदर होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होता है ये, न्यूरॉन की सेल के अंदर।
और जो ये रेस्पॉन्सिबल होता है फेगोसाइटोसिस करने के, अपने अंदर एंगल्फ कर लेगी जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे सीएनएस के न्यूरॉन्स के उनके अंदर, तो उनको ये अपने अंदर एंगल्फ कर लेगी ताकि वो हार्मफुल होने से उसको प्रिवेंट कर सके। तो रेस्पॉन्सिबल होती है फेगोसाइटोसिस करने के ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसके अंदर, सीएनएस के अंदर, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की सेल है। जितनी भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की सेल होंगी वो सीएनएस पर ही एक्ट करेंगी, और जितनी भी पीएनएस की सेल होंगी वो सभी बाकी पीएनएस के ऊपर एक्ट करेंगी। लास्ट सेल है सीएनएस की कौन सी, एपेंडाइमल सेल। जो एपेंडाइमल सेल होती है ये लेटरल वेंट्रिकल होता है, उसके इनर लाइनिंग के ऊपर प्रेजेंट होता है। अपनी जो ब्रेन होता है कि इसके अंदर कहाँ पे कितने वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं अपनी बॉडी, 4 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं क्रेनियम के अंदर। कितने, 4 वेंट्रिकल। कौन से, तो 2 तो लेटरल वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं, दो तो लेटरल वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं, राइट और लेफ्ट। एक का नाम है थर्ड वेंट्रिकल, जो कि थैलेमस के अंदर प्रेजेंट होता है, ये सेरिब्रम जो पार्ट होता है ब्रेन का उसके अंदर प्रेजेंट होता है। और एक होता है थर्ड वेंट्रिकल, एक होता है फोर्थ वेंट्रिकल। इस प्रकार से 4 वेंट्रिकल होते हैं, 2 तो लेटरल वेंट्रिकल हो गया, राइट और लेफ्ट, और एक थर्ड वेंट्रिकल होता है, एक फोर्थ वेंट्रिकल होता है। तो ये जो एपेंडाइमल सेल होती है ये जो लेटरल वेंट्रिकल होता है इसके अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है, इनर लाइनिंग के ऊपर प्रेजेंट होती है। तो दिस सेल प्रेजेंट ऑन इनर लाइनिंग ऑफ द, किसके, इनर लाइनिंग ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल के इनर लाइनिंग के ऊपर प्रेजेंट होती है, इनर लाइनिंग ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। इसके अलावा ये जो एपेंडाइमल सेल होती है ये क्या करती है, ये हेल्प करती है कोरोइड फ्लेक्सस बनाने के अंदर। किसके अंदर हेल्प करती है, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ कोरोइड फ्लेक्सस। कोरोइड फ्लेक्सस के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। फ्लेक्सस का मतलब होता है ग्रुप, जहाँ पे अब पीछे देखते हैं हम कि नर्व का ग्रुप है या फिर ब्लड वेसल्स का ग्रुप है, वो सभी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन फ्लेक्सस होता है इसका मतलब होता है ग्रुप, किसी चीज़ का भी ग्रुप, गुच्छा बन जाना आपस में मिलकर, तो उसको बोलते हैं कोरोइड फ्लेक्सस। और ये जो कोरोइड फ्लेक्सस होता है ये किसका फॉर्मेशन करता है, तो ये कोरोइड फ्लेक्सस होता है ये सीएसएफ का फॉर्मेशन करता है। जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है वो किसके द्वारा बनता है, तो वो कोरोइड फ्लेक्सस के द्वारा ही बनता है। और इस कोरोइड फ्लेक्सस के को बनाने के अंदर हेल्प कर रही है, न कि अकेली बना रही है, सिर्फ हेल्प कर रही है एपेंडाइमल सेल कोरोइड फ्लेक्सस को बनाने के अंदर। और कोरोइड फ्लेक्सस बनेगा तो ये क्या बनाएगा, सीएसएफ को बनाएगा। और सीएसएफ होता है वो कहाँ पे सर्कुलेट करता है, तो वो सर्कुलेट करता है मेनिंजेस की सब अरेकिनोइड जो स्पेस होता है वहाँ पे सर्कुलेट करेगा। और काम क्या करता है ये सीएसएफ, तो ये शॉक अब्जॉर्बर का काम करेगा हेड इंजरी के अंदर। शॉक अब्जॉर्बर जैसे कि बाइक्स और गाड़ी के अंदर क्या शॉकर होते हैं जो किसी गड्ढे को या फिर अब्जॉर्ब कर लेते हैं अंदर अपने अंदर ही, तो उसी तरह से ये सीएसएफ होगा। जब भी अपने हेड इंजरी होगी प्रेशर पड़ेगा तो ये क्या अपने अंदर ही उस प्रेशर को अब्जॉर्ब कर लेगा, ब्रेन तक नहीं पहुंचने देगा, तो जिससे ब्रेन को डैमेज ना हो। इसी प्रकार से ये काम करता है। अब बात करते हैं अपन सीएनएस की न्यूरोग्लियल सेल कंप्लीट है। अब बात करें हम पीएनएस की न्यूरोग्लियल सेल, जो कि 2 थे। कौन से, एक तो स्वान सेल थी, एक थी सैटेलाइट सेल। हम पीएनएस की न्यूरोग्लियल सेल के बारे में बात कर रहे हैं। 2 होते हैं पीएनएस की, कौन सी, स्वान सेल और सैटेलाइट सेल। अब जो स्वान सेल होगी, जितने भी जो सीएनएस की न्यूरोग्लियल सेल थी जितने भी फंक्शन कर रही थी, सिर्फ एक फंक्शन को छोड़ के, कौन से फंक्शन को, जो एस्ट्रोसाइट सेल का जो लास्ट वाला फंक्शन था कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जो सोडियम की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने वाला था, वो फंक्शन को छोड़ के बाकी जितने भी फंक्शन होंगे
वो सभी पीएनएस की स्वान सेल करती है पीएनएस के अंदर। जैसे कि कौन से माइलिनेशन करना न्यूरॉन का, किसके अंदर, पीएनएस के अंदर। सीएनएस के अंदर कौन कर रही थी, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल कर रही थी। इसके अलावा फेगोसाइटोसिस का काम करना हो, चाहे टिश्यू मैक्रोफेज का काम करना हो, वो सभी काम कौन सी करेगी, स्वान सेल करेगी। जबकि जो दूसरी सेल होती है सैटेलाइट सेल, जो सैटेलाइट सेल है वो सिर्फ एक ही काम करेगी। क्या काम करेगी, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसके अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखेगी। और कहाँ पे, पीएनएस के अंदर। जबकि सीएनएस के अंदर कौन कर रहा था ये काम, सीएनएस के अंदर कर रही थी एस्ट्रोसाइट सेल। इतना कंप्लीट हो गया, ये हमने न्यूरॉन की सेल पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग केडी क्लासेज। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।